Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रेयर अर्थ मिनरल जो कि मिला है सतलज सैंड्स में से। हम बात करने वाले हैं टैंटलम की। देखिए, टैंटलम को यहाँ पर खोजा गया है बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। रोपर की टीम है, रिसर्चर्स की टीम थी जो यहाँ पर काम कर रही थी और इनको मिल गया है टैंटलम जो कि एक रेयर मेटल होता है सतलज रिवर की सैंड्स में पंजाब में। टैंटलम की बात करें तो अगर हम इसके एटॉमिक नंबर को देखें तो इट स्टैंड्स विद 73। इसको डिस्कवर किया गया था 1802 में बाय दी स्वीडिश केमिस्ट एंड्रीज गुस्ताफिकबर्ग के द्वारा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आखिर टैंटलम है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें। देखिए, टैंटलम की जब हम बात करते हैं तो इसका आप देखेंगे हॉट एसिडिक एनवायरनमेंट पर भी ये बहुत जल्दी पिघलता नहीं है, विच मीन्स एक ग्रे हैवी और हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस हमें ये देखने मिलता है। जिसके ऊपर अगर हम बात करें तो प्योर टाइटेनियम इतना डक्टाइल होता है कि इसको स्ट्रेच करके एक तार की तरह भी बना दिया जा सकता है। इनफैक्ट ये रेजिस्टेंस हो सकता है केमिकल अटैक्स के लिए, क्योंकि इसके लिए चाहिए 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और स्पेशली हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एसिडिक सॉल्यूशंस, फ्लोराइड आयंस या फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड, तभी आप देखेंगे इसके ऊपर कोई असर होगा। अदरवाइज टैंटलम के ऊपर कोई असर नहीं होता। ये एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर लिए रहता है। साथ ही जब इसका एक्सपोजर हो जाता है हवा के साथ तब ये एक ऑक्साइड की लेयर क्रिएट कर देता है जिसको रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, इनफैक्ट विद द एसिडिक एनवायरनमेंट। दैट मीन्स हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इसको केवल और केवल कुछ ही लिमिटेड एसिड के द्वारा इस पर असर पड़ता है, बॉडी फ्लूइड्स पे ये असर नहीं करता, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। पंजाब में मिला है तो इसकी डिस्कवरी इंडिया के लिए, पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में। साथ ही हम बात करेंगे तो वॉरफेयर्स में इसका इस्तेमाल हमें देखने के लिए मिलता है, सिविल इंजीनियरिंग्स में इसका इस्तेमाल देखने के लिए मिलता है। टैंटलम के अगर हम एक एक करके यूजेस के बारे में डिस्कस करें तो देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक यूज़ होता है क्योंकि ये एक्सटेंसिवली यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक सेंटर में। जो कैपेसिटर होते हैं वो बनाए जाते हैं टैंटलम के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को एक छोटे साइज़ में बिना लीकेज के यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि अगेन मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने की बात करें जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, डिजिटल कैमरा, उसमें इसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इसीलिए इसको प्लैटिनम का सब्सटीट्यूट भी माना जाता है, जो कि अपने आप में एक एक्सपेंसिव मेटल है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की हम बात करें तो केमिकल प्लांट्स में, मैन्युफैक्चरिंग्स में इसका इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, एयरप्लेन और मिसाइल में हमें इस्तेमाल देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर हम इसके मेडिकल यूज़ के बारे में बात करें तो चूंकि ये किसी भी तरीके के एसिड से या बॉडी फ्लूइड से रिएक्ट नहीं करता, ऐसे में जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, आर्टिफिशियल जॉइंट्स हैं, उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कटिंग एज मटेरियल है। अगर इसको टाइटेनियम कार्बाइड के साथ और ग्राफाइट के साथ यहाँ पर अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ये वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल बन जाता है और इसी का इस्तेमाल हाई स्पीड मशीन्स, टूल्स में भी देखने के लिए मिलता है। चलिए, तो ये तो हो गई कुछ बातें। अब मैंने जब आपको बोला कि इसको सतलज रिवर से निकाला गया है तो आप याद रखेंगे एक लेक है यहाँ पर जिसका नाम है रकशताल। ठीक है, लेक रकशताल से आप देखेंगे, अगर सतलज रिवर की हम बात कर रहे हैं तो ये स्टार्ट होती है रकशताल से, तिब्बत माउंट कैलाश के पास से। इसकी लेंथ की बात करें तो लगभग 1500 किलोमीटर की लंबी लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 रिवर्स इन पंजाब हमें देखने के लिए मिलेगी। तिब्बत इंडिया में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान में ये बहती है। साथ ही अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ब्यास इंडिया में इसकी ट्रिब्यूटरी देखने के लिए मिल जाएगी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जैसे भाखड़ा नागला डैम इसके ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया और पाकिस्तान आप देखेंगे इसके ऊपर काम करते हैं।
चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। हम चर्चा करेंगे इंडियन इकोनॉमी के एक आर्टिकल को लेकर जहां पर इनकम प्रॉब्लम के बारे में चर्चा की जा रही है। देखिए, जब भी इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं हम देखते हैं हमारी जीडीपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जीडीपी ग्रोथ गुड है, लेकिन जो इनकम है उसका प्रपोर्शन सिग्निफिकेंटली हमें कम देखने के लिए मिल रहा है। ये कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। लगातार जॉब्स की डिमांड यहाँ पर बढ़ती जा रही है। स्पेशली अगर हम बात करें बाय दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द कंट्री, आपको ये ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और रिलीजन। कारण क्यों? देखिए, जिस तरीके से आप बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ को देखेंगे उसी तरीके से इंडिया में भी हुआ क्या है, मैक्सिमम जो लोग हैं ये अचानक से एग्रीकल्चर सेक्टर से आप देखेंगे एक सर्विस एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ आ चुके हैं। सेम घटनाएं हमने देखी थी, यूएस में भी हुआ था, चाइना में भी हुआ था, बट इंडिया में अब प्रॉब्लम क्या है? जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये एक शॉर्टकट के रूप में काम कर रहा है, स्पेशली 1990s के बाद, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब की आवश्यकता है, हाई एंड सर्विसेज की आवश्यकता होती है। यंग इंडियंस की अगर हम बात करें तो वो आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे। नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अब देखिए, जो रूरल इंडिया के लोग हैं स्पेशली, वो सडनली अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर इस सिचुएशन में आ गए कि ये आप प्राइवेट जॉब्स के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने के लिए आ गए। चूँकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हाई स्किल्स जॉब्स की आवश्यकता होती है, ऐसे में इनके पास स्किल नहीं होने की वजह से वही काम कर पाते हैं जैसे लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस या कंस्ट्रक्शन में ये फंस जाते हैं। जो मिलियंस ऑफ इंडियंस हैं जो एग्रीकल्चर को छोड़कर पिछले 3 दशकों में जॉब की तलाश में यहाँ पर आए थे, उनको सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास स्किल का नहीं होना या किसी भी सेक्टर में उन्हें एक अच्छी जॉब नहीं मिलना। जब अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है तो इनको एक बहुत अच्छा लमसम अमाउंट नहीं पे होता है और कहीं ना कहीं शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में इनको बांध कर रखा जाता है। अलॉन्ग विद दैट किसी तरीके की सोशल सिक्योरिटी हमें यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताएं हैं उससे भी ये दूर हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है सस्टेनेबिलिटी की बातें होने लगी हैं। एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी देखिए कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंस हो सकता है स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस की जगह। इकोनॉमी ऑफ स्कोप हमें यहाँ पर देखना होगा रादर देन इकोनॉमी ऑफ स्केल, और ये ध्यान देना होगा कि जितना ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो हमारे सोशल एंटरप्राइजेस के ऊपर हो, हमें केयर गिविंग सेक्टर्स में काम करना होगा, हमें नेचर के लिए काम करना होगा। साथ ही जो भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना होगा, तभी वो सेक्शन जो कि पीछे छूट गया है उसको हम मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे। स्पेशली अगर हम केयर गिवर्स की यहाँ पर बात कर लें या फिर हम सोशल एंटरप्राइजेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें तो एक बहुत बड़ा अटेंशन शिफ्ट होने वाला है। केयर गिवर्स जो कि यूजुअली वुमेन्स हुआ करती थी, वो नेचुरल सोशल एंटरप्राइजेस जैसे फैमिलीज टू कंट्रीब्यूट टू फॉर्मल इकोनॉमीज एंटरप्राइजेस फॉर मॉनेटरी वैल्यू क्रिएशन, यहाँ से ही आपको बाहर होती हुई नजर आएंगी। इकोनॉमिक मेजरमेंट की बात करें तो स्पेशली वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो लेवल फोर्स्ड में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो कि लगातार इनफॉर्मल सेक्टर्स में जिसको इग्नोर किया जा रहा था। सो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो एक रिफॉर्मेटिव इकोनॉमिक मेजरमेंट्स हमें लेने की आवश्यकता है 20th सेंचुरी के बाद से। अगर हम बात करें तो एक ऐसे एंटरप्राइजेस लाने की ज़रूरत है जो सोसाइटी के वांट्स एंड नीड्स के हिसाब से काम करें। हमें एक ऐसे पॉलिसी मेकिंग शिफ्ट की आवश्यकता है जहां पर मार्जिनलाइज वॉइस को सुना जाए। साथ ही स्मॉल सेक्टर्स की बात करें, स्मॉल फार्मर्स की बात करें, एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, महिलाओं की बात करें जिनको लगातार ओवरलुक किया जा रहा है इकोनॉमिक सेक्शन में, उनको भी यहाँ पर मेन स्ट्रीम में लेकर हमें डिसीजन लेने होंगे। अदरवाइज देयर विल बी अ टू सेक्शन इन इंडिया जहाँ पर एक जीडीपी ग्रोथ तो हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का ये पुअरर और पुअरेस्ट कैटेगरी में जाता जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, विच इज़ दी ग्लिमर ऑफ होप। हम बात करने वाले हैं इज़राइल हमास के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, इज़राइल हमास ने यहाँ पर डील की है ताकि
प्रोवाइड किया जा सके ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ टू 2.3 मिलियन पीपल जो कि गाज़ा स्ट्रिप में यहाँ पर फंसे हुए हैं अक्टूबर 7 से। अब इस पूरी की पूरी डील को साइन करने के लिए सबसे बड़ा श्रेय दिया जाएगा कतर को, जिसने यहाँ पर मीडिएशन का काम किया है। इसके अंदर हमास ने 50 सिविलियन हॉस्टेज जो इन्होंने पकड़े हुए थे उनको रिलीज़ किया है, और इजराइल ने रिलीज़ किए हैं 150 पैलेस्टीनियन प्रिजनर को। दोनों साइड यहाँ पर एग्री हो गई हैं 4 दिन के एक हॉल्ट फाइटिंग के बाद कि पोटेंशियल जितने भी हॉस्टेजेस हैं इनको यहाँ पर रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड या हॉस्टेजेस सिचुएशन की बात करें तो हमास ने लगभग 240 से भी ज़्यादा हॉस्टेजेस को यहाँ पर पकड़ा था क्रॉस बॉर्डर अटैक के दौरान, और 1200 से भी ज़्यादा कैजुअलिटी हमें देखने के लिए मिली थी। रिजल्ट में इजराइल ने काउंटर अटैक किया और यहाँ पर प्रॉमिस किया कि ये पूरी तरीके से गाज़ा में जो थ्रेट इनको देखने मिल रहा है सबको यहाँ पर ये एलिमिनेट कर देंगे, मतलब यहाँ पर सबको वाइप आउट कर दिया जाएगा। ऐसे में जो गाज़ा में रहने वाले लोग थे वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशन, बट थैंक्स टू कतर जहाँ पर हमें ये इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिला है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात की जाती है रिपोर्टिंग एनिमल क्रुएलिटी मेक्स चिल्ड्रन सेफर। चलिए समझते हैं पूरे आर्टिकल को। काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है। चाइल्ड अब्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या हमें ये देखने मिलती है इंडिया के अंदर। अगर हम 2007 के हिसाब से बात करें, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक बहुत बड़ी स्टडी यहाँ पर करी थी और इन्होंने बताया था जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हमें देखने मिल रहे हैं, और स्पेशली अगर हम बात करें फिज़िकल अब्यूज़ की, सेक्सुअल अब्यूज़, इमोशनल, गर्ल चाइल्ड निगलेक्ट, तो इनकी संख्या इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर स्टडी में एक और चीज़ सामने आई थी कि प्रत्येक 3 बच्चों में से 2 बच्चे हमेशा आपको ऐसे मिलेंगे जो कि फिज़िकली अब्यूज्ड का शिकार मिलेंगे। आधे से ज़्यादा अगर जनसंख्या की हम बात करें तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में सेक्सुअल अब्यूज़ को फेस किया है, और अगर हम स्पेशली बच्चों की बात करें तो आज की डेट में भी वो मेंटल ट्रॉमा से इससे सफ़र करते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ को अगर हम इंडिया में देखें तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो साइज़ ऑफ फैमिली है, एक इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, पॉवर्टी, इलिटरेसी, कल्चर फैक्टर्स जैसी बहुत सारी समस्याओं की वजह से हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन की तो देखिए इसका एक बहुत बड़ा लिंक हमारे सामने आता है कि जो एनिमल क्रुएल्टी है और जो चाइल्ड क्रुएल्टी है इसके अंदर क्या संबंध है। लिंक की अगर हम बात करें एनिमल क्रुएल्टी और ह्यूमन वायलेंस की तो इसका सबसे पहला उदाहरण सामने आया था 1751 में विद विलियम हॉगर्ट्स 4th स्टेज ऑफ क्रुएलिटी। ठीक है, चलिए ये 4 स्टेजेस कौन से होते हैं पहले मैं आपको बता दूं। बहुत अच्छा एक साइकोलॉजी का ये फैक्ट होता है विलियम हॉगर्ट्स की 4 स्टेजेस ऑफ क्रुएलिटी। देखिए पहली स्टेज मतलब बॉय, मतलब ये उसकी स्टडी में है, आई एम नॉट बीइंग जेंडर बायस्ड। सो बॉयज़ मीन्स हम यहाँ पे यूजुअली बात कर रहे हैं कि बॉयज़ बीइंग क्रूअल टू स्मॉल एनिमल। दूसरी स्टेज के बारे में अगर हम बात करें कि मैन एक्सप्लॉइटिंग डोमेस्टिक एनिमल्स, an overlanded horse, a man kills a sheep in the street, bull baiting, child is run over by a wagon, ये हमें सेकंड स्टेज देखने मिलती है। थर्ड क्रुएल्टी की बात करें तो ये है परफेक्शन की स्टेज। ओके, यहाँ पर एक टॉम नीरू करके एक जिन स्टडी यहाँ पर होती है, इसने मर्डर कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड का बाय कटिंग हर थ्रोट, इंक्लूडिंग हर उसकी मिस्ट्रेस की ज्वेलरी यहाँ पर चुरा रही। तो आप देखिए एक परफेक्ट क्राइम यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ। शुरुआत हुई थी एक छोटे बच्चे से जो कि एनिमल्स के साथ क्रूएल था। धीरे धीरे हमने देखा कि वो डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ क्रूएल्टी करने लगा, रास्ते में जो भीड़ें हैं, शीप है, इनको मार देगा। थर्ड स्टेज पे अगर हम जाएं तो वो क्रूएल्टी परफेक्शन में बदल जाएगी, और फोर्थ स्टेज है रिवॉर्ड ऑफ क्रूएल्टी। ओके, सो ये 4 स्टेजेस की यहाँ पर कनेक्टिविटी की गई थी 1751 में, और उसके बाद से ये जो लिंक है ये अनडिनाएबल हो गया। 1980 की एक पायलट स्टडी यहाँ पर कंडक्ट की गई इंग्लैंड में, और इसने पाया कि चिल्ड्रंस are at risk of abuse or neglect in household that abuse their family pet। तो अगर आपको ऐसा कोई इंसिडेंस दिख रहा है जहाँ पर कोई बच्चा बहुत क्रूएल है और वो बहुत अच्छे से पेश नहीं आ रहा है अपने पेट के साथ, दैट मीन्स हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब्यूज़ का मामला इससे जुड़ा हुआ है।
ओके सो आगे अगर हम बात करें तो एक स्टडी के अनुसार आउट ऑफ 23 फैमिलीज जिनके घर में आपको एनिमल अब्यूज़ के केसेस देखने मिलेंगे, 83% ने आइडेंटिफाई किया है, इनको आइडेंटिफाई किया गया है ह्यूमन सोशल सर्विसेज एजेंसीज़ के द्वारा कि कहीं ना कहीं ऐसे घरों में अगर आप देखेंगे तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क की कैटेगरी में होते हैं अब्यूज़ के लिए या निगलेक्ट की। एक और डिफरेंट स्टडी यहाँ पर की गई थी जहाँ पर 53 फैमिलीज़ इन विच चाइल्ड अब्यूज़ हैज़ अकर्ड कैरिंग आउट इन न्यू जर्सी यूएस इन 1983। यहाँ पर भी पाया गया कि यहाँ पर एनिमल अब्यूज़ होता था, चाइल्ड अब्यूज़ यहाँ पर रिलेशन देखने मिला। जब स्टडी की गई, साइकोलॉजिकल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए तो पता चला कि यहाँ पर दोनों कंडीशंस में 88% का रिलेशन देखने मिला है। रिसेंट अगर हम बात करें 2019 के मामले में तो एक स्टडी यहाँ पर की गई थी, होम्स विद इंटरपर्सनल वायलेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और इसमें पाया गया कि 12.3% जो केसेस हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं थ्रेट या वायलेंस हमें देखने मिला एनिमल्स के तरफ। और ये जो था ये they are used as a means to coerce children into compliance so that they do not report the abuser। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक बहुत बड़ा कनेक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसी स्टडी के हिसाब से अगर हम बात करें सो एनिमल्स इनको यहाँ पर थ्रेटन किया जाता है इन रिजल्ट इन दी कंप्लाइंस ऑफ द चिल्ड्रन। कुछ केसेस में आप देखेंगे यहाँ पर पता भी नहीं चलता कि इस तरीके का अब्यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है। सो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर एनिमल अब्यूज़ को हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कंपैरेटिव टू चाइल्ड अब्यूज़। ऐसे में जो विक्टिम्स होते हैं ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, इनकी रिपोर्ट करने की संख्या हमें कम देखने मिलती है। ऐसे में अगर हम उन होम्स को आइडेंटिफाई करें जहाँ पर एनिमल अब्यूज़ किया जा रहा है तो हम ह्यूमन विक्टिम्स को यहाँ पर बचा सकते हैं, हम एनकाउंटर कर सकते हैं इस अब्यूज़ को फ्यूचर में घटने से। साथ ही ये कहीं ना कहीं एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी क्रिएट कर देता है एक कस्टडी को लेकर, एक बच्चे को लेकर कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर घर में जो बच्चा है ये कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। एक और लिंक अगर हम देखें तो एनिमल क्रुएल्टी और चाइल्ड अब्यूज़ की हमें देखने के लिए मिलती है, जहां पर एक बहुत अर्जेंट आवश्यकता हो जाती है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए इन दी इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक एनफोर्सिंग एंटी क्रुएल्टी लॉ की भी हम यहाँ पर बात करनी होगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई डेटा हमारे पास नहीं है जहाँ पर कोई रजिस्टर्ड ऑफेंसेस हों जिनको यहाँ पर क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट्स के थ्रू यहाँ पर रखा गया हो। पुअर एनफोर्समेंट हमें देखने मिलता है, एंटी क्रुएल्टी लॉज हमारे कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, इसीलिए जो ह्यूमन एनिमल विक्टिम्स रिपोर्ट जो हैं जो हमें वर्ल्ड लेवल पर तो इतने अच्छे से देखने मिल रही हैं, इंडिया में कहीं ना कहीं ये लैक हो जाती हैं। आई टोल्ड यू इन द इनिशियल फेज ऑल्सो कि ये आर्टिकल बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छे से इसको यहाँ पर कवर किया गया है। समझ लेते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में थोड़ा और डिटेल में। चलिए, जब भी हम चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो याद रखेंगे WHO की एक डेफिनेशन के हिसाब से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल या किसी भी फॉर्म का इनफैक्ट निग्लेक्शन या एक्सप्लॉयटेशन जो है इसे चाइल्ड अब्यूज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो हमारे यहाँ बच्चों को प्रोटेक्ट किया गया है। आर्टिकल 14 की बात करेंगे, 15 क्लॉज 3 की बात करेंगे, 19 क्लॉज 1 की बात करेंगे, 21 क्लॉज 21A के बारे में अगर यहाँ पर बात करेंगे, 23, 24, 39E, 39F जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इन सभी में बच्चों के प्रोटेक्शन की बात की गई है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है पॉक्सो एक्ट 2012, पॉक्सो ई-बॉक्स जो कि ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट के लिए रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR यहाँ पर आ जाता है जो कि लॉस पॉलिसीज़ प्रोग्राम के लेकर काम करती है। अलॉन्ग विद दैट ऑपरेशन स्माइल जिसको ऑपरेशन मुस्कान के नाम से भी कई बार जाना जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा चलाया गया एक और प्रोजेक्ट है जो हमें देखने मिलता है। अलॉन्ग विद दैट राइट टू एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल, मेंटल या किसी भी फॉर्म का जो अब्यूज़ हमें देखने के लिए मिल रहा है उसके अगेंस्ट यहाँ पर काम करता है। और साथ ही
चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 भी इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अलॉन्ग विद द जुवेनाइल जस्टिस या जेजे एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000. ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, which is the a dilemma over tribal land right. चलिए बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। यहाँ पर कैबिनेट ने, उड़ीसा कैबिनेट की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर एक डिसीजन लिया था और बोला था कि जो ट्राइबल पीपल हैं ये अपने लैंड को नॉन ट्राइबल लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यहाँ पर अमेंडमेंट करने की बात की जा रही थी इन दी उड़ीसा शेड्यूल्ड एरियाज ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय शेड्यूल्ड ट्राइब रेगुलेशन एक्ट विच इज़ दी OSC TIP। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैकलेश सामने करना पड़ा, जिसकी वजह से अभी इसको होल्ड पर रखा गया है। अब देखिए इस डिसीजन में हुआ क्या था। नवंबर 14 को यहाँ पर बात की गई थी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो भी व्यक्ति हैं दे मे विद द रिटन परमिशन या फिर सब कलेक्टर या फिर गिफ्ट या फिर एक्सचेंज फॉर पब्लिक पर्पस या फिर लोन सिक्योरिटी के बदले में आप देखेंगे तो ये अपना कोई भी जो एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, हायर स्टडीज़ को लेकर, चिल्ड्रंस की सेफ्टी को लेकर या उनकी पढ़ाई को लेकर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और ट्रांसफ़र यहाँ पर कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का फॉर एनी ऑफ सच पर्पस। अब जो परमिशन यहाँ पर आई है इसकी वजह से एक बहुत बड़ा बैकलैश देखने के लिए सामने आया है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी बहुत अच्छी चीज़ें लाने की बात की जाती है उसके बदले में आप देखेंगे एक्सप्लॉयटेशन हमेशा एक हिडन फैक्टर के रूप में काम करता है। 25 साल पुराने इस एक्ट को यहाँ पर चेंज करने की बात की जा रही थी। यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए ये जो एक्ट है, अगर हम उड़ीसा की ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 95.91 लाख 22.85% आपको यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगी। 62 डिस्टिंक्ट ट्राइब्स हमें देखने के लिए मिलती हैं और ऐसी 13 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है। उड़ीसा की बात करें तो ये 3rd रैंक करता है कंट्रीज़ में इन द टर्म ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, फॉलोइंग बाय द मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें इन शेड्यूल्ड एरियाज तो ये कम से कम 68.09% पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं। अब देखिए अगर हम स्ट्रिंजेंसी समझें OSC TIP 1956 की तो उसको कुछ इस तरीके से हमें देखना होगा कि उड़ीसा शेड्यूल एरिया ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 1956 जिसे रिकॉग्नाइज किया जाता है मोस्ट स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेशन जो कि सेफगार्ड करता है ट्राइबल इंटरेस्ट को। इसको यहाँ पर इनैक्ट किया गया था इन रिस्पॉन्स टू वाइड स्प्रेड रिपोर्ट्स ऑफ अनचेक्ड अप्रोप्रिएट ऑफ ट्राइबल लैंड्स इन शेड्यूल एरिया। ट्राइबल कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करें तो हाईली वैल्यूएबल लैंड्स यहाँ पर हैं, इनके मोस्ट वैल्यूएबल असेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इन लैंड्स की बात करें तो दे आर एक्सट्रीमली वेरी क्रूशियल क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन के अलावा आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें उनका एथनिसिटी और उनका कल्चर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। और यहीं पर बात की जा रही है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कि इनके जो राइट हैं, जो अधिकार हैं, जो प्रोटेक्शन है वो कहीं ना कहीं छीने जा सकते हैं। कैसे? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 244 5th शेड्यूल प्रोवाइड करता है आर्टिकल 244 को, जो कि एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो किसी भी एरिया को या किसी भी सेक्शन को यहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 244 क्लॉज 1 की बात करें तो ये प्रेसिडेंट को अलाउ कर देते हैं कि दे कैन डिक्लेयर एनी एरिया इन स्टेट एज अ शेड्यूल्ड एरिया। 244 क्लॉज 2 की बात करें यहाँ तो गवर्नर के पास एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन करे शेड्यूल एरियाज़ का इन दी स्टेट। आर्टिकल 244(1)(a) की बात करें जिसे 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत यहाँ पर जोड़ा गया था, जो कि एक्सटेंड कर देता है उन सारे प्रोविजंस को जिनका संबंध है शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स को लेकर। आर्टिकल 244(2)(a) की बात करें तो ये इस्टेब्लिशमेंट करने की बात करता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इन ईच स्टेट दैट हैज़ शेड्यूल्ड एरिया।
जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर, जिसको यहाँ पर उड़ीसा कैबिनेट लाने की कोशिश कर रही थी, उड़ीसा शेड्यूल एरिया ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, इसको यहाँ पर जो अटेम्प्ट था 25 साल पुराने एक्ट को अमेंड करने का, इंक्लूडिंग वन इन 2010, both were rejected by the President of India despite recommendation from the Inter-Ministerial Committee and Tribal Advisory Council. और यहीं पर हमें पता चलता है कि why President have a lot of right when it comes to Article 244, when it comes to Schedule Area and outlined with the 5th and 6th Schedule of Indian Constitution. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, एंड वील बी टॉकिंग अबाउट द घोल फिश। घोल या ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है गुजरात की स्टेट फिश के रूप में। सबसे पहले इसकी तस्वीर यहाँ पर देख लीजिए, देन वील बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। चलिए घोल फिश की बात करें तो रेयर और एक्सपेंसिव मरीन स्पीशी हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में हमें यहाँ पर पाई जाती है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें कि ये पर्शियन गल्फ और पैसिफिक ओशन में देखने मिलती है, प्राइमरली इन दी मरीन एरिया ऑफ गुजरात महाराष्ट्र इन इंडिया। सेकेंडली अगर हम बात करें इसकी न्यूट्रिशंस की, तो देखिए आयोडीन रिच होता है इनके अंदर, ओमेगा 3, DHA, EPA, आयरन, टॉरिन, मैग्नीशियम, फ्लोराइड और सेलेनियम की अधिकता देखने के लिए मिलेगी। लेंथ की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 मीटर की ये होती हैं, और जैसे जैसे इनकी हाइट, जैसे जैसे इनकी लेंथ बढ़ती जाती है, इनका प्राइस भी बढ़ जाता है, दैट ₹5 लाख पर यूनिट इन लेंथ। इंडिया में अगर हम बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फिश जो कि इंडिया में देखने के लिए मिलती है, प्राइमरली मरीन एरिया ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। कई बार इसे इसीलिए गोल्ड फिश को, गोल से आप याद रखेंगे गोल्ड, इसे सी गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिशरमैन्स लॉटरी के नाम से भी जाना जाता है इसको, कि अगर इनके हाथ में ये लग गए दैट मीन्स आज माला माल होने वाले हैं। इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर अ पाउच इन इट्स स्टमक विथ पोटेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टी। तो अब आप समझिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, क्योंकि इसके अंदर आयोडीन, ओमेगा 3, DHA, EPA, आयरन, टॉरिन, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, सेलेनियम देखने मिलता है। ये आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर आपको देखने मिल जाएंगे। ये एजिंग, रिंकल्स जो कोलाजन की कमी से होते हैं उनको कम कर देता है। साथ ही बच्चों में जो IQ की कमी होती है वो यहाँ पर ये बढ़ा देता है। ओमेगा 3 होने की वजह से ये ओवरऑल बॉडी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और हमारे ब्रेन सेल्स की ग्रोथ करने में भी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, और इसके इसी यूनिकनेस की वजह से इसका एक बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है, बहुत बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू है इसका। यहाँ पर आप देखेंगे लगातार इसको ट्रेड किया जाता है, स्पेशली इन दी चाइना एंड अदर कंट्री। सो बिकॉज ऑफ दैट इसको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और ओवर एक्सप्लॉयटेशन की कमी से बचाने के लिए गोल्ड फिश को, जिसे हम ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर के नाम से भी जानते हैं, सी गोल्ड या फिशरमैन लॉटरीज के नाम से भी जान रहे हैं, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है एज दी स्टेट फिश ऑफ गुजरात। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फ्रॉम विच फैमिली दिस पर्टिकुलर स्पीशी बिलोंग्स टू। ओके, सो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। हेयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द मेंस। एक तो है इंडियन इकोनॉमी के ट्रांजिशन के बारे में, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि शेड्यूल एरिया से संबंधित है। आर्टिकल 244 से आप शुरुआत करेंगे एंड यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड हियर। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.